सिकंदर का इतिहास, जीवन, परिचय, युद्ध, विश्व विजय अभियान और मृत्यु। विश्व के इतिहास में कई महान राजा हो गए, लेकिन एक ही ऐसा महान राजा हुआ था जो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था, जिसे हम सभी सिकंदर के नाम से जानते हैं। हाँ जी, एक ऐसा सम्राट जिसके ऊपर ये कहावत भी फिट बैठती है, जो जीता वही सिकंदर, और हारी बाजी को जिसे जीतना आए वही सिकंदर, और वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। सिकंदर का पूरा नाम अलेक्जेंडर था, लेकिन पूरी दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है। आज हम सिकंदर का इतिहास बताएंगे। सिकंदर भारत कब आया था, यहाँ इससे संबंधित सभी जानकारी बताएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि भारत में सिकंदर की हार हुई थी, लेकिन धोखे से उसे महान बताने के लिए उसके हार की कहानी को जीत में लिखा गया है। इसमें विरोधाभास है, जिस कारण से उसे कुछ लोग महान और तो कुछ लोग क्रूर शासक के रूप में जानते हैं। सिकंदर ने आधी से भी ज्यादा दुनिया को जीत लिया था। उसे अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर ने मृत्यु तक पूरी दुनिया को जीत लिया था। उसकी सारी माहिती प्राचीन ग्रीक के सारे व्यक्ति के पास थी, इसीलिए सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। उसके नाम के साथ महान या दी ग्रेट भी लगाया जाता है। इतिहास में वह सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना गया है। तो चलिए बताते हैं कि सिकंदर कौन था। सिकंदर का जीवन परिचय। पूरा नाम सिकंदर महान बटा अलेक्जेंडर। अन्य नाम निकनेम अलेक्जेंद्र, अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। जन्म दिन बर्थ डेट 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व। जन्म स्थान बर्थ प्लेस पेला, मैसेडोन, यूनान। पिता फादर फिलिप द्वितीय। माता मदर ओलिम्पिया। सौतेली माता स्टेप मदर क्लेओप्टेरा। पत्नी वाइफ रोगजाना बैक्ट्रिया स्ट्रेटेरा द्वितीय। नाना ग्रैंडफादर नियोप्टोलेमस। शिक्षकों के नाम ट्यूटर्स नेम दी स्टर्न लियोनिडास ऑफ एपिरुस, लाइसिमिक्स, एरिस्टोटल, अरस्तु। विशेषता स्पेशलिटी अलेक्जेंडर बचपन से ही एक अच्छा घुड़सवार और योद्धा था। शौक हॉबीज गणित, विज्ञान और दर्शन शास्त्र में रुचि। घोड़े का नाम हॉर्सेस नेम बुसेफिल्स। जीते हुए देश कॉन्कर्ड कंट्रीज एथेंस, एशिया माइनर, पैलेस्टाइन और पूरा पर्सिया और सिंधु के पहले तक का तब का भारत। मृत्यु डेथ डेट 13 जून 323 ईसा पूर्व। मृत्यु का कारण डेथ रीजन मलेरिया। मृत्यु का स्थान डेथ प्लेस बेबीलोन। विवाद कंट्रोवर्सी अलेक्जेंडर ने एक राजा के तौर पर बहुत से युद्ध किए और देश जीते, लेकिन अपने पिता की दूसरी शादी पर उनका शाही दरबार में पिता और अपनी सौतेली मां के चाचा से विवाद हो गया। सिकंदर का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि मैकेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और उनकी माता का नाम ओलिम्पिया था। ऐसा कहा जाता है कि वे एक जादूगरनी थी जिन्हें सांपों के बीच रहने का शौक था। सिकंदर की माता ओलिम्पिया इसके बगल वाले राज्य एपिरुस की राजकुमारी थी। सिकंदर के नाना का नाम राजा नियोप्टोलेमस था। सिकंदर की एक बहन भी थी जिसका नाम क्लियोपेट्रा था। इन दोनों की परवरिश पेला के शाही दरबार में हुई थी। सिकंदर की शिक्षा। सिकंदर एजुकेशन इन हिंदी। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी। सिकंदर ने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने संबंधी दी स्टर्न लियोनिडास ऑफ एपिरुस से प्राप्त की थी। फिर किलिप ने सिकंदर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सब कुछ समझाने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन वो सिकंदर के उग्र एवं विद्रोही स्वभाव को नहीं संभाल पाए थे। सिकंदर के दूसरे शिक्षक लाइसिमिक्स थे। उन्होंने सिकंदर के विद्रोही स्वभाव पर अपना काबू किया था। शिक्षक लाइसिमिक्स ने सिकंदर को युद्ध की शिक्षा अच्छे से अच्छी दी थी। सिकंदर जब 13 साल के हुए तब फिलिप ने सिकंदर के लिए बहुत ही ज्ञानी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। तब एरिस्टोटल भारत में अरस्तु से जाना जाता था। अरस्तु ने सिकंदर को आगे के 3 साल तक साहित्य की शिक्षा प्रदान की थी। अरस्तु ने सिकंदर को वाक्पटुता भी प्रदान की, अलावा सिकंदर को रुझान विज्ञान,
दर्शनशास्त्र और मेडिकल के क्षेत्र में भी ज्ञात कराया था। इन सभी विद्या का सिकंदर के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। सिकंदर का युद्ध कौशल। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी और ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े ब्यूसेफेलास को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। पहले तो वह घोड़ा सिकंदर के काबू से बाहर रहा, लेकिन अंत में सिकंदर ने उस पर काबू पा लिया। सिकंदर के पिता को उस पे गर्व हुआ था। उसके बाद सिकंदर ने अपने जीवन के कई युद्धों में बुसेफेल्स की सवारी की और अंत तक वो घोड़ा उनके साथ ही रहा। 340 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 16 वर्ष का था तो उसके कौशल को देख उसे मैकेडोनिया राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया था। जैसे जैसे मैकेडोनियन आर्मी ने थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया, मेडी की थ्रेशियन जनजाति ने मैकेडोनिया के उत्तर पूर्व सीमा पर विद्रोह कर दिया, जिससे देश के लिए खतरा बढ़ गया। सिकंदर ने सेना इकट्ठी की और इसका इस्तेमाल विद्रोहियों के सामने शुरू किया और तेजी से कार्यवाही करते हुए मेडी जनजाति को हरा दिया और इनके किले पर कब्जा कर लिया और इसका नाम उसने खुद के नाम पर एलेक्जेंड्रोपोलिस रखा। 2 वर्ष बाद 338 ईसा पूर्व में फिलिप ने मैकेडोनियन आर्मी के ग्रीस में घुसपैठ करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट दे दी। इस युद्ध में ग्रीक की करारी हार हुई और इससे सिकंदर का नाम पूरे विश्व में होने लगा। सिकंदर का राज्याभिषेक। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर की बहन ने मोलोसियन के राजा से शादी की। इसी दौरान एक महोत्सव में पौसानियास ने सिकंदर के पिता राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय सिकंदर 19 वर्ष का था और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। उसने मैकेडोनियन आर्मी के शस्त्रागार के साथ जनरल और फौज को इकट्ठा किया, जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो केरोनिया से लड़ी थी। सेना ने सिकंदर को सामंती राजा घोषित किया और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों की हत्या करने में मदद की। ओलिम्पिया ने भी अपने पुत्र की इसमें मदद की। उसने फिलिप और क्लेओप्टेरा की पुत्री को मार दिया और क्लेओप्टेरा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। सिकंदर के मैकेडोनिया के सामंती राजा होने के कारण उसे कोरिंथियन लीग पर नियंत्रण ही नहीं मिला, बल्कि ग्रीस के दक्षिणी राज्यों ने फिलिप द्वितीय की मृत्यु का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया और उन्होंने विभाजित और स्वतंत्र अभिव्यक्ति शुरू की। सिकंदर के सत्ता में आते ही उसने पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया था। इसमें सिकंदर की मां ओलंपिया ने सिकंदर की मदद की। सम्राट बनने के बाद सिकंदर ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने लिए एक विशाल सेना का गठन किया और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सिकंदर ने यूनान के कई भागों पर अधिकार कर अपनी जीत दर्ज की। इसके पश्चात सिकंदर एशिया माइनर को जीतने के लिए निकल पड़ा। इस युद्ध अभियान में सिकंदर ने सीरिया को पराजित करके मिस्र, ईरान, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाझा और क्रिया प्रदेश को भी पराजित करके अपने कब्जे में ले लिया। उस समय सभी राज्य फारसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जो सिकंदर के साम्राज्य का लगभग 40 गुना था। इसी दौरान सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में मिस्र में एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया रखा और यहाँ एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया। सिकंदर ने अपनी विशाल सेना और कुशल सेना नेतृत्व फारस के राजा डेरियस तृतीय को अर्बेला के युद्ध में हराकर स्वयं वहां का राजा बन गया। फारस की राजकुमारी रुक्साना से विवाह करके सिकंदर ने जनता को भी अपनी ओर कर लिया। इसके अलावा सिकंदर ने कई अन्य जगहों पर अपनी जीत हासिल की। इसमें भारत का भी कुछ हिस्सा शामिल था। सिकंदर की शक्ति का एकीकरण। राजा सिकंदर को राजपाट संभालने को दिया गया। तभी से अपने प्रतिद्वंद्वियों को एक एक करके मारने लगा था। सिकंदर ने उसकी शुरुआत अपने चचेरे भाई अमीनटस चौथे को मरवा के की। सिकंदर ने उसने लैंकेस्टीस क्षेत्र के 2 मैसेडोनियन राजकुमारों को भी मौत के घाट उतार दिया था। माना कि तीसरे अलेक्जेंडर लैंकेस्टीस को उन्होंने बख्श दिया था। ओलंपियस ने क्लियोपेट्रा इरिडियस और यूरोपा को, जो कि फिलिप की बेटी थी, उसको भी जिंदा जला दिया था। जब अलेक्जेंडर को इस बारे में पता चला तो वह गुस्सा हुई थे। सिकंदर ने अटलूस की हत्या करने का भी आदेश दिया था। वह क्लियोपेट्रा के चाचा और एशिया अभियान की सेना का अग्रिम सेनापति था। अटलूस डेमोथेंस एथेंस में से अपने गुनहगार होने की संदेह के विषय में चर्चा करने गया था।
अटलूस बहुत बार सिकंदर का घोर अपमान कर चुका था। क्लियोपेट्रा की हत्या के बाद सिकंदर उसे जीवित छोड़ने के लिए बहुत खतरनाक मानता था। सिकंदर ने एरहिडियस को छोड़ दिया, लेकिन ओलंपियास द्वारा जहर देने के कारण मानसिक रूप से विकलांग हो चुका था। फिलिप की मौत की खबर से अनेक राज्यों में विद्रोह होने लगा। उसमें थीब्स, एथेंस, थिस्ली और मैसेडोन के उत्तर में थ्रेसियन शामिल थे। पुत्र सिकंदर को जब विद्रोह की खबर मिली तो तत्काल उसके ऊपर ध्यान दिया। सिकंदर ने दिमाग लगाकर कूटनीति का इस्तेमाल करने की बजाय सिकंदर ने 3000 मैसेडोनियन घुड़सवार सेना का गठन कर लिया और थिस्ली की तरफ दक्षिण में कूच करने लगा। सिकंदर का विजय अभियान। सिकंदर जब अपने उत्तरी अभियान को खत्म करने के करीब था, तब उसे यह खबर मिली कि ग्रीक राज्य के शहर थेबेस ने मैकडोनियन फौज को अपने किले से भगा दिया है। अन्य शहरों के विद्रोह के डर से सिकंदर ने अपनी सेना के साथ दक्षिण का रुख किया। इन सब घटनाक्रमों के दौरान ही सिकंदर के जनरल पन्नियन ने एशिया की तरफ अपना मार्ग बना लिया है। अलेक्जेंडर और उसकी सेना थेबेस में इस तरह से पहुंची कि वहां की सेना को आत्मरक्षा तक का मौका नहीं मिला। वहीं सिकंदर से एथेंस के साथ ग्रीक के अन्य शहर भी उसके साथ संधि करने को तैयार हो गए। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशियाई अभियान के लिए नौकायन शुरू किया और उस वर्ष की वसंत में ट्रॉय में पहुंचा। सिकंदर ने ग्रेंसियस नदी के पास पर्शियन राजा डारियस तृतीय की सेना का सामना किया, उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। 333 ईसा पूर्व की गर्मियों में सिकंदर की सेना और डारियस की सेना के मध्य एक बार फिर से युद्ध हुआ। हालांकि सिकंदर की सेना में ज्यादा सैनिक होने के कारण उसकी फिर से एक तरफा जीत हुई और सिकंदर ने खुद को पर्शिया का राजा घोषित कर दिया। सिकंदर का अगला लक्ष्य इजिप्ट को जीतना था। गाजा की घेराबंदी करके सिकंदर ने आसानी से इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। 331 ईसा पूर्व में उसने अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण किया और ग्रीक संस्कृति और व्यापार के लिए उस शहर को केंद्र बनाया। उसके बाद सिकंदर ने गौगमेला के युद्ध में पर्शिया को हरा दिया। पर्शियन आर्मी की हार के साथ ही सिकंदर बेबीलोन का राजा, एशिया का राजा और दुनिया के चारों कोनों का राजा बना गया। सिकंदर का अगला लक्ष्य पूर्वी ईरान था, जहां उसने मैकडोनियन कॉलोनी बनाई और अरिमाजेस में 327 किलोमीटर पर अपना कब्जा जमाया। प्रिंस ओग्जियाटिस को पकड़ने के बाद उसने प्रिंस की बेटी रोगजाना से विवाह कर लिया। उसका विजय अभियान कई वर्षों तक नहीं टूट पाया था। ग्रैनिकस की लड़ाई। यह 334 ईसा पूर्व में आधुनिक पश्चिमी तुर्की में लड़ा गया था। सिकंदर ने पश्चिमी तुर्की के तट पर आगे बढ़ते हुए 20,000 फारसी घुड़सवारों की एक सेना को हराया, शहरों को जीत लिया और फारसी नौसेना को ठिकानों से वंचित कर दिया। इस्सुस की लड़ाई। यह महत्वपूर्ण लड़ाई 333 ईसा पूर्व में दक्षिणी तुर्की के प्राचीन शहर इस्सस के पास लड़ी गई थी। फारसियों का नेतृत्व डेरियस III ने किया था। सिकंदर की सेना फारसी सेना के लिए बहुत मजबूत साबित हुई और अंततः डेरियस अपनी सेना के साथ भाग गया। मिस्र का फिरौन की लड़ाई। सिकंदर भूमध्य सागर के पूर्व में दक्षिण की ओर चला गया और फारसियों को उनके नौसैनिक ठिकानों से वंचित कर दिया। हालांकि कई शहरों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जैसे टायर, जो आधुनिक समय के लेबनान में एक द्वीप पर था, ने सिकंदर को उस पर कब्जा करने के लिए मजबूर किया। सिकंदर ने मिस्र में प्रवेश किया, जो 332 ईसा पूर्व में गाजा पर कब्जा करने के बाद 2 शताब्दियों तक फारसी शासन के अधीन था। उसने मिस्र के उत्तरी तट पर अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की। सिकंदर ने मिस्र की राजधानी मेम्फिस में खुद को फिरौन के रूप में ताज पहनाया था और एक पारंपरिक समारोह के माध्यम से खुद को मिस्र के शासकों की पंक्ति से जोड़ने की कोशिश की थी। गौगामेला की लड़ाई। बैटल ऑफ गौगमेला इन हिंदी। यह 331 ईसा पूर्व में उत्तरी इराक में एरबिल के पास लड़ा गया था। डेरियस को पूरे साम्राज्य से सैनिक मिले। फारसी साम्राज्य की उत्तरी सीमाओं के सीथियन घुड़सवार और शायद आधुनिक पाकिस्तान के भारतीय सैनिकों ने सिकंदर का सामना किया। यह वर्चस्व का युद्ध बन गया और डेरियस भाग गया। उस समय से फारसी सेना का पतन शुरू हो गया। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। यूनानी शासक सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण धन की प्राप्ति थी। इस समय भारत छोटे छोटे गणराज्यों में बंटा हुआ था।
सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत पहुंचा और उसने पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा अंभी पर किया। अंभी ने कुछ समय के बाद सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को सहायता देने का वादा किया। इस समय तक्षशिला में चाणक्य एक आचार्य के रूप में कर रहे थे। इसने ये विदेशी हमले देखे ना गए, इसलिए चाणक्य ने इसके विरुद्ध में लड़ने के लिए बहुत से राजाओं के पास गए, लेकिन आपसी मतभेद के कारण कोई भी सिकंदर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस समय भारत में मगध का नंदवंश, जिसका राजा घनानंद था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, चाणक्य घनानंद के पास भी गया, लेकिन घनानंद ने चाणक्य का अपमान करके उसे महल से निकाल दिया, जिसका परिणाम आगे चलकर घनानंद को उठाना पड़ा। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में पोरस की सेना से भिड़ा। दोनों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। आखिर में सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर पोरस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा बना दिया। सिकंदर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटने को कहा। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ठीक होने के बाद अपनी सेना के साथ उत्तर की तरफ पर्शियन खाड़ी के सहारे का रुख किया। उस समय बहुत से लोग बीमार पड़ गए, कुछ चोटिल हो गए तो कुछ की मृत्यु हो गई। अपने नेतृत्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए उसने पर्शिया के प्रबुद्ध लोगों को मैक्डोनिया के प्रबुद्ध लोगों से मिलाने का सोचा, जिससे एक शासक वर्ग बनाया जा सके। इसी क्रम में उसने सुसा में मैक्डोनिया के बहुत से लोगों को पर्शिया की राजकुमारियों से शादी करवाई। सिकंदर ने जब 10,000 की संख्या पर्शियन सैनिक अपनी सेना में नियुक्त कर लिए, तो उसने बहुत से मैक्डोनियन सैनिकों को निकाल दिया। इस कारण सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उससे खफा हो गया और उन्होंने पर्शियन संस्कृति को अपनाने से भी मना कर दिया। सिकंदर ने तब 13 पर्शियन सेना नायकों को मरवाकर मैक्डोनियन सैनिकों का क्रोध शांत किया। इस तरह सुसा में पर्शिया और मैक्डोनिया के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए किया जाने वाला आयोजन सफल नहीं हो सका। सिकंदर की टक्कर के राजा सिर्फ पोरस ही थे, जिन्होंने सिकंदर को अपनी हार सामने याद दिला थी। सिकंदर और भारत के राजा पोरस से युद्ध। तक्षशिला के राजा अंभी को हराकर सिकंदर झेलम और चिनाब नही को और बढ़ा और झेलम नही के किनारे ही सिकंदर और पोरस या पेरू के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई। झेलम नही के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच भयानक युद्ध की शुरुआत हुई। पहले दिन पोरस ने सिकंदर का डटकर सामना किया, लेकिन मौसम के खराब होने के कारण पोरस के सेना कमजोर पड़ने लगी। यह देखकर सिकंदर ने पोरस से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन पोरस ने हार नहीं मानी और युद्ध करते रहे। पोरस जानते थे कि उनकी हार निश्चित है, लेकिन उन्हें किसी अधीनता स्वीकार नहीं थी। राजा पोरस ने अपने दिमाग और बहादुरी से सिकंदर के साथ लड़ाई की। उसके काफी संघर्ष और कोशिशों करने के बाद भी राजा पोरस को हार का सामना करना पड़ा था। इस महायुद्ध के दौरान सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान हुआ था। बहुत सारे महान राजाओं का कहना है कि राजा पोरस बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता था। राजा पोरस का पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस का राज्य शासन फैला हुआ था। सिकंदर और राजा पोरस के युद्ध में पोरस पराजित हुआ था, लेकिन सिकंदर को पोरस की बहादुरी ने बहुत ही प्रभावित किया था, क्योंकि राजा पोरस ने जिस तरह लड़ाई लड़ी थी उसे देख सिकंदर दंग रह गए थे। इस युद्ध के बाद सिकंदर ने राजा पोरस से दोस्ती कर ली। उसे उसका राज्य के साथ साथ कुछ नए इलाके भी दिए थे। आखिरकार सिकंदर को कूटनीतिज्ञ समझ थी। उसी की वजह से आगे किसी तरह की मदद के लिए उसने राजा पोरस से व्यावहारिक तौर पर दोस्ताना संबंध जारी रखे थे। सिकंदर की सेना ने छोटे हिंदू गणराज्यों के साथ भी लड़ाई लड़ी की थी। सिकंदर की कट गणराज्य के साथ हुई लड़ाई बहुत ही बड़ी थी कि कट जाति के लोग अपने साहस के लिए जानी जाती थी। यहाँ से वह व्यास नदी तक पहुंचा, परंतु वहां से उसे वापस लौटना पड़ा। व्यास नदी के उस पार नंदवंशी के राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,004 घोड़े वाले रथ और करीब 6,000 हाथी थे। उसके सैनिक मगध के नंद शासक की विशाल सेना का सामना करने और व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तभी सिकंदर को फारस के विद्रोह का समाचार मिला।
और वह उसे दबाने के लिए वापस चल दिया। सिकंदर ने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीशिया, जुदेया, गाझा, बैक्ट्रिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय हासिल की थी। सिकंदर ने सबसे पहले ग्रीक राज्यों को जीता और फिर वह एशिया माइनर, आधुनिक तुर्की की तरफ बढ़ा। उस क्षेत्र पर उस समय फारस का शासन था। फारसी साम्राज्य मिस्र से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फैला था। फारस के शाह दारा तृतीय को उसने 3 अलग अलग युद्धों में पराजित किया। हालांकि उसकी तथाकथित विश्व विजय फारस विजय से अधिक नहीं थी, पर उसे शाह दारा के अलावा अन्य स्थानीय प्रांतपालों से भी युद्ध करना पड़ा था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण का प्रभाव। सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के कारण भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, आइए जानते हैं। सिकंदर के इस भारत विजय अभियान से भारत और यूनान देश के बीच विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुए और 7 भिन्न भिन्न स्थल और जल मार्गों के रास्ते सामने आया। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में छोटे छोटे राज्यों का पतन हुआ और चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे राष्ट्रप्रेमी सामने आए और छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। भारत में कला के रूप में गंधार शैली का विकास हुआ जो यूनानियों से ही प्रभावित है। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए हैं, जिसके सहायता से इन घटनाओं के समय का पता चलता है। साथ इसकी सहायता कुछ और घटनाओं के समय के बारे में भी जानने को मिलता है। सिकंदर का असली नाम। सिकंदर का वास्तविक नाम मैसेडोन के अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर द थर्ड ऑफ मेसडन था। इसके द्वारा किए गए कार्यों के कारण लोग इसे अलग अलग नामों से जानते थे। पिता के निधन के बाद जब सिकंदर राजा बना, उसके बाद तो इसके द्वारा बहुत युद्ध जीते गए। इसके वजह से लोगों ने सिकंदर को बहुत से नाम भी दिए। इन नामों में अलेक्जेंडर मैसेडोनियन, अलेक्जेंडर मैसेडोनिया तथा अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर द थर्ड, सिकंदर महान और अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट आदि है। सिकंदर का धर्म। सिकंदर के धर्म के बारे बात करें तो सिकंदर एक यूनानी या ग्रीक था। यूनानी लोग के अपनी ग्रीक ओलंपियन मान्यताओं के साथ वो कुछ देवताओं में भी विश्वास करते थे, लेकिन ये प्राचीन ग्रीक ओलंपियन मान्यताएं हमें ज्यादा कुछ नहीं बताती है, क्योंकि ये धर्म बहुत ज्यादा व्यवस्थित या केंद्रीकृत नहीं था। इन मान्यताओं को हम सिकंदर का धर्म कह सकते हैं। सिकंदर इन मान्यताओं को मानने के बजाय खुद को ईश्वर का रूप मानता था और वो चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। मिस्र को जीतने के बाद उनसे वहां के पवित्र तीर्थ स्थल ओरेकल ऑफ शिवा, ऑराकल ऑफ शिवा के दर्शन के बाद सिकंदर ने स्वयं को जुसामन का पुत्र घोषित कर दिया। सिकंदर स्वयं को ईश्वर का रूप मानता था। इस बात का पता इससे लगता है उसके शासनकाल में उसने कई ऐसे सिक्के चलवाए जिसमें उसके कानों के ऊपर सींग थे, जिस तरह जुसामन के तस्वीर में होते थे, और उसने जूस के सामान हाथों में वज्र लिए हुए खड़ा होने वाला चित्र भी सिक्कों पर बनाए थे। इसके अलावा सिकंदर ने ग्रीक के कई मंदिरों में अपनी मूर्ति स्थापित करने के भी आदेश दिए थे, क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसकी पूजा जीवित देवता के रूप में करें। सिकंदर का पुत्र। सिकंदर महान और रुक्साना का पुत्र अलेक्जेंडर चतुर्थ, अलेक्जेंडर द फोर्थ था। इसके जन्म से पहले ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। इस कारण जनता के मन उत्तराधिकार को लेकर असंतोष था। इस बात का फायदा उठाते हुए फिलिप III ने पैदल सेना को अपनी ओर कर लिया। रुक्साना ने बाकियों को राजी किया कि यदि पुत्र होगा तो वो राजा बनेगा अथवा रीजेंट पर फिलिप का राज होगा। 323 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व के शुरू में अलेक्जेंडर चतुर्थ, अलेक्जेंडर द फोर्थ का जन्म हुआ। सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कहा जाता है? सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिकंदर कभी हारा नहीं था। सिकंदर जब पूरी दुनिया पर कब्जा करने के बाद जब भारत की ओर बढ़ा तब उसने भारत के राजाओं को भी हराया था। हम सभी को पोरस और सिकंदर के बीच होने वाले महान युद्ध का पता है। सिकंदर की मृत्यु। पोरस को हारने के बाद सिकंदर के सामने एक मगध की विशाल सेना थी, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नहीं पार करने और घनानंद की सेना से युद्ध करने से मना कर दिया। तभी सिकंदर को फारस में विद्रोह के बारे में पता चला और उसे विद्रोह को दबाने के लिए सिकंदर ने वापस लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व में वापस लौटे हुए सिकंदर बेबीलोन पहुंचा।
बेबीलोन में सिकंदर को भीषण बुखार हुआ और 33 वर्ष की आयु में 10 जून को सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ। आधी दुनिया को जीत लेने वाला सिकंदर जब अपने देश वापस लौट रहा था तो उसका स्वास्थ्य इस तरह खराब हुआ कि वह मृत्युशैया पर आ गया। अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लेने से पहले सिकंदर ने अपने सेनापतियों और सलाहकारों को बुलाया और कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी 3 इच्छाएं पूरी की जाएं। असल में सिकंदर अपनी मृत्यु के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते थे। वह इच्छाएं यह थी और इनमें निहित संदेश कुछ इस प्रकार था। मेरी अर्थी को चिता तक चिकित्सक लेकर जाएंगे। वह यह संदेश देना चाहते थे कि कोई भी चिकित्सक आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकता। मेरी अर्थी के रास्ते में सोना, चांदी और कीमती पत्थर बिछा दिए जाएं, जिससे लोगों को यह पता चल सके कि पूरी जिंदगी सत्ता और दौलत के मोह में बिताने और उसे हासिल करने के बाद भी मेरे साथ एक कण भी नहीं जा रहा। मेरी अर्थी में मेरे हाथ बाहर की ओर रखे जाएं, इससे लोग समझ सके कि जब मैं दुनिया से गया तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। इंसान आता भी खाली हाथ है और जाता भी खाली हाथ है।